से ही बता दिया जी करें सर, जरूरी नहीं है कि आप नोट नोट नहीं बनाएं। नहीं, आज बुक। थोड़ा टाइम नहीं मिला क्योंकि आज जाना पड़ गया, अचानक में फोन आ गया हम्म। तो अभी आया थोड़ी देर पहले, तो हम कि चलो अब जिम्मेदारी ली है, कैसे न कैसे पूरी तो करेंगे ही। कैसे न कैसे जी नहीं, सर, बल्कि बहुत अच्छे से पूरी करेंगे। जी सर। तो इनके कभी ये अभी आया था, देखो इनके जो वर्क हैं, जब वर्क इनके एक दो बार हमें पढ़ने जरूरी हैं, क्यों कभी कभी ऐसा होता है कि वर्क पूछ लेते हैं कि कौन सा वर्क इनका नहीं है। अभी टीजीटी में ऐसे ही तो हुआ था ना, एक क्वेश्चन आया था जी वर्क जी से सर। रिलेटेड, एक इनका आया था और एक गर्ल्स वर्दी साहब का आया था। जी सर। तो इनके वर्क जो हैं, तो इनको आप देख लें। तो वर्क में इंपॉर्टेंट क्या है इसमें, एल एलेग्रो है, जे आप देख सकते हैं। अच्छा, एल एलेग्रो और पेंसोरेसो, इनकी मीनिंग क्या हो वैसे? सर एल एलेग्रो मीन्स होता है हैप्पी मैन, इल पेंसरस मीन्स आता है मेलनकलिक यानी सैड मैन। ये एक दूसरे हाँ की हाँ, अपोजिट वो हैं इनको। एक दूसरे के अपोजिट हैं ट्रैक दोनों। हम्म, ये ध्यान क्या रखें, इसको इनकी क्या मीनिंग की कवि भी एक बार कहते हैं? पूछी जा चुकी है। जी सर। और कॉमर्स एक मास्क है, इसकी कभी कभी सेकंड मीनिंग ये पूछ लेते हैं, लेडलो कैसल वाली हम्म। ये पूछ लेते हैं, बस और नहीं। लेसिडास तो पता है, लेसिडास भी आई हुई है। लेसिडास किसकी मृत्यु में लिखी गई है? सर अभी पीछे हमने पढ़ा था, किंग एडवर्ड किंग, एडवर्ड किंग हिज एडवर्ड किंग। फ्रेंड। हाँ ही वाज नॉट ए किंग बट हिज फ्रेंड हाँ कॉल ए हाँ किंग। हाँ, नेम था उनका। फिर आप इसको ध्यान रख सकते हैं, पैराडाइज लॉस्ट तो हमारे सिलेबस में है ही है, इसको हम बाद में देखेंगे डिटेल से। पैराडाइज रिगेनेड है, सैमसंग एगोनिस्ट है, ये सब वर्क देखेंगे। प्रोज वर्क में सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला अभी तक का, अभी ये आप ध्यान रखें। और डॉक्टर एंड डिसिप्लिन ऑफ डायलॉग। हाँ, और ये एरोजिपिजिटिका है, ऑफ एजुकेशन। ऑफ एजुकेशन के चांस शायद आज ऑफ एजुकेशन ही आया था क्वेश्चन में ना, टीजीटी जी में। सर। और जे रख सकते हैं। और इधर कोई वर्क ऐसा नहीं है फिलहाल। इनको एक बार आप सरसरी नजर से पढ़ें जरूर, क्योंकि ये मिस नहीं होने चाहिए। जी डॉक्टर सर। रंजीत सिंह की बुक्स सभी के पास है ना, हम्म। तो ये पॉपुलर सोनेट दे आप ध्यान ध्यान कर लें। ऑन इज ब्लाइंडनेस, अच्छा जी, ऑन इज ब्लाइंडनेस राइट कब किया गया था, कोई बता सकता है? सर 52 में 1652। हम्म, जब ये अंधे हुए थे ना उसके बाद इन्होंने कंप्लेंट की है, अपने मन की बात कही है इसमें। हम्म। जो सोनेट है इसका पब्लिकेशन है 1673 में है। अच्छा। हम्म, लेकिन इसका जो ट्रैक लिखा हुआ है वो जो लिखा हुआ था 90, ये नंबर जो है सोनेट नंबर कितना कितना था? 16, 19 सोनेट में नंबर 16। हाँ मतलब सोनेट। टोटल सोनेट थे 24, जिसमें जो है 90 हाँ नंबर पे लिखा था, लेकिन इसको पब्लिकेशन में 60 नंबर पे हाँ, पब्लिश 60 किया गया। नंबर पे पब्लिश किया गया। तो ये हमें ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, इसमें कौन से नंबर पे लिखा है, क्योंकि ये हमारे सिलेबस में है, तो ये यहाँ से क्वेश्चन बनने की काफी चांसेस हैं। और ये एक लिखा गया था
पोएम जो है ऑटोग्राफ का नोटबुक में लिखा गया था। ठीक है, इसको भी आप ध्यान रखें कि ऑटोग्राफ नोटबुक में इसको लिखा गया था। जी आप ध्यान रखें। फिर इसके बाद यहां से कोई वर्क है नहीं। जी आप ध्यान रखें, इनको आप पढ़ सकते हैं। और ये सब डिटेल ही दिया हुआ। पैराडाइज लास्ट को आज नहीं देखेंगे। तो फिर हम चलते हैं केवल, और इसमें कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट है तो अभी हम बता रहे हैं आपको। मास क्यू है जो हम पहले पढ़ चुके हैं, इसको ध्यान रख लें। 37 जो है 37 का, और ये 1634 यहाँ से मैरीज, जी हमें ये दिखाना है मैरी पावल शॉट। 1664 में एरोजपेजिट का आया, जब पहले देख चुके हैं। और 1649 में फॉरेन सेक्रेटरी, अलग ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। आइस, आप यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है आपका, ही लॉस्ट द आई साइट ऑफ वन आई इन 1650। इनकी जो एक आंख थी, यानी एक आंख से जो कमजोर हुए थे वो 1650 में हुए थे। ही डिड नॉट केयर, लेकिन इन्होंने कोई चिंता नहीं की। फॉर इज राइटिंग ऑफ द डॉक्टर्स इज एडवाइस, लेकिन डॉक्टर के एडवाइस के बावजूद भी इन्होंने उसकी केयर नहीं की, बिल्कुल रेस्ट नहीं किया और ये लिखते ही रहे। अच्छा, एक चीज इनके बारे में हम बता दें कि जो मिल्टन साहब थे, इनको पढ़ने का बहुत ज्यादा शौक था। ये कभी 12 बजे यानी मिडनाइट से पहले कभी सोते नहीं थे भाई। और तब की फैसिलिटीज देखें और आज की फैसिलिटीज देखें। पहले की जो पढ़ाई होती थी वो कैसे, लैंप को जलाकर या और भी पुराने तरीके होंगे उनके माध्यम से, इसलिए इनकी आईसाइट को ज्यादा डिफेक्ट हुआ और वो खराब हो गए। तो इस चीज को आप ध्यान रखें, इस डेट को। फॉर द वार्निंग ऑफ डॉक्टर डिफेंस प्रो पाब्लो। तो फिर इसके बाद आ जाते हैं हम 1649। अगर पीडीएफ चाहिए हो तो मैं उसको शेयर कर दूंगा, उसमें आप नोट करके पढ़ सकते हैं। 1649 में ही सपोर्ट इज ऑफ, यहाँ से हाँ चार्ल्स किंग। कभी कभी ये पूछ लिया जाता है कि जो ये चार्ल्स किंग चार्ल्स है ये किससे संबंधित है, किससे रिलेशन इनका है। तो ये क्वेश्चन बन सकता है, लेकिन बायोग्राफी से ज्यादा क्वेश्चन नहीं आने वाले इनके। ये एलटी आप पढ़ रहे हैं, एलटी में ज्यादा बायोग्राफी से कोई क्वेश्चन नहीं आने वाला। बहुत मुश्किल का, कहीं अगर बहुत ही उसका मूड खराब हुआ तो पूछते, वरना इनकी बायोग्राफी से नहीं क्वेश्चन केवल पोएम से आएगा। तो इसमें हालांकि टीजीटी के लिए भी हमें एग्जाम देना है, तो केवल इनको देख लेते हैं। एक जे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ब्लाइंड कब हुए थे, 1642 में। ही बिकेम ब्लाइंड इज फर्स्ट वाइफ मैरी पावेल। तो फिर यहां से इनकी मैरी पावेल की डेथ कब होती है, जी आप ध्यान रखेंगे 1652। शी हैड वॉर्न हिम द 3 डॉटर्स। इनकी 3 डॉटर्स थी। एक बार ये क्वेश्चन आ चुका है कि इनकी डॉटर्स के नेम पूछ दिए गए थे, तो हो सकता है कि रिपीट कर दे, इसको आप ध्यान में रखें बस। और तो कुछ है नहीं इसमें। 1656 में इनकी जो सेकेंड मैरिज हुई कैथरीन वुडकॉक के साथ, बोथ मदर एंड द चाइल्ड डेड। 1658 में दोनों लोग एक्सपायर हो गए थे। और उसके बाद इन्होंने थर्ड टाइम में 1663 में इन्होंने शादी की थी एलिजाबेथन मिंसुल के साथ।
और इसके बाद अ लेडी बिफोर राइटिंग द पैराडाइज लास्ट, इसके बाद इन्होंने पैराडाइज लास्ट को स्टार्ट किया था। कब किया था? डेट डेट किसी को याद है? 71 1670 57 में स्टार्ट किया था, 71 में फिनिश किया था, 67 नहीं, में फिनिश किया था। नहीं, मिस हो रहे हैं आप थोड़ा। ये फिनिश हुआ है 1665 और स्टार्ट किया था 1658 में। 7 ईयर्स इन्होंने संघर्ष किया था, यानी इसको लिखने में 7 ईयर्स इनको लग गए थे। और ये पब्लिश हुआ जाके हमारा 1667। हालांकि ये पैराडाइज लॉस्ट है हमारे सिलेबस में है, तो इसको हमें देखना भी जरूरी है। ओरिजिनली पैराडाइज लॉस्ट है डिवाइड इनटू द 10 बुक्स। जो ओरिजिनल बुक्स थी वो 10 बुक्स में डिवाइड थी, बट आफ्टरवर्ड इज द डिवाइड इनटू 12 बुक्स। इसको बाद में 12 बुक्स में डिवाइड कर दिया गया। अच्छा, आप सबसे बता सकते हैं कि इसमें से कौन कौन सी बुक को डिवाइड करके इनको 12 किया गया? जब ओरिजिनली बुक्स 10 है, जो सेकेंड राउंड में इसको डिवाइड किया गया, तो कौन कौन सी बुक को डिवाइड किया गया? 17 और 10 बुक, 17 बुक और 10 बुक सर। 7 बुक और 10 10 को। जी। इनकी 7 सबसे और लॉन्गेस्ट 9 बुक सर। कौन सी? 9 है, 9। लॉन्ग 7 और 9 को यस। डिवाइड करके 7 और 9 है, 10 नहीं है। इनकी सबसे लॉन्गेस्ट बुक कौन सी है पता है? पैराडाइज 9 है लास्ट की सबसे लॉन्गेस्ट बुक। सर 9th 9 है बुक। क्या? हाँ, 9 है, 9 सही है। कॉपीराइट द पैराडाइज लॉस्ट इज सोल्ड एंड सैमुअल। और सबसे फिर छोटी बुक यहाँ है सर 7th बुक। हाँ, 7th बुक सबसे छोटी है, लॉन्गेस्ट 9th है। इनका अच्छा, इनका इन्वोकेशन मिलता है किस बुक में मिलता है? जब सर इन्होंने एक पैराडाइज मिनट लिखने सर। से पहले हेलो सर। हैं? सर जी, एक करेक्शन करना पड़ेगा, यानी बुक नंबर 7 और बुक नंबर 10 को हटाकर 12 बुक बनाई गई हैं इसकी। और 9 बुक सबसे बड़ी है, 7 बुक सबसे छोटी है। तो ये फिर चेक करना पड़ेगा, फिर हम बताएंगे। फिर अभी तो नहीं कर सकते। फिर जी सर। चलिए, मैं चेक करके आपको बता दूंगा। आई थिंक 9 ही है शायद, 9 ही हमने पढ़ा हुआ है कहीं पर। चलिए देख लेंगे, नहीं सर, नो बुक प्रॉब्लम। 7 और 10 को हटाकर 11 और 12 बनाई गई है। 11 और अच्छा, 12 अच्छा, अच्छा। बनाई गई है बुक से। हाँ, 7 और 10 को हटाकर सबसे बड़ी बुक है 9 और सबसे छोटी बुक है 7। अच्छा, चलिए ठीक है। इसके बाद पैराडाइज रिगेनेट केवल डेट है, और इसमें कुछ नहीं, हमें ज्यादा बुक ऑफ छोड़ो। और ये यहाँ पर बायोग्राफी इनकी लिखी हुई है, इसको आप रीड कर सकते हैं, इससे कोई ज्यादा फायदा नहीं होने वाला हमारा। तो इसको सीधे हम टॉपिक पे चलते हैं ना। 12 बुक, हाँ लिखा हुआ है, मिल गया। ये ओरिजिनली जो पैराडाइज लास्ट बुक है डिवाइड इनटू 10 बुक्स, ठीक है, बट आफ्टरवर्ड इज डिवाइड इनटू 12 बुक्स। अरे ये तो रिपीट हो गया। यहां से आप ध्यान रखें, ये पॉइंट आप नोट कर सकते हैं। दिस सोनेट वाज द फर्स्ट पब्लिश इन मिल्टन 1673 में। जो ऑन हिज ब्लाइंडनेस है, जिसका जो फर्स्ट पब्लिकेशन है वो 1673 में है। पोएम इन इस ऑटोग्राफी नोटबुक में इसको लिखा गया था।
और जो इनका लिखे हैं मैन्युस्क्रिप्ट में, ठीक। तो ये आप ध्यान रखें बस। 16। अब इनको क्या होता है कि देखिए कैम्ब्रिज ही गिव, जे यहाँ से ही गिव इनटू नंबर ऑफ 19, जो 19 नंबर पे दी गई, बट इन द पब्लिश्ड ऑफ बुक it was numbered of 16, so both number are used for it। इसके लिए दोनों नंबर यूज किए जा सकते हैं, इसको आप ध्यान रखें। ये क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से कि 19 नंबर जो पर जो लिखी गई है और 16 नंबर में इसको पब्लिश किया गया, तो ये दोनों नंबर हमें इंपॉर्टेंट बन रहे हैं और कुछ नहीं इसमें। और सुन पॉपुलर उसके बाद आप सीधे चले आए। अब यहां से हम देख ले, इट इज द जनरली assumed that the sonnet may be have been written as early as 1652. All thought most scholars believe that it was the composed sometime between June and October और 1665 55 में, जी आप ध्यान रखें। वेन इज और इन्हीं जो ब्लाइंडनेस के बाद इन्होंने लिखी थी, मिल्टन्स ब्लाइंडनेस वाज इज कंप्लीट, जब जो कंप्लीटली ब्लाइंडनेस हो गए उसके बाद इसको लिखा गया, ठीक है। जे आप डेट इसकी ध्यान रखें, जे और जे दोनों डेट है। और तो यहाँ पर कोई ज्यादा है नहीं। हाँ, इसकी राय में जे मिल्टन अडॉप्ट द पेटार्कन रैम स्कीम इन द सोनेट। इसकी इस सोनेट की जो रैम स्कीम है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है हमारा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से ये आप ध्यान रखें भाई, रैम स्कीम पूछ लेते हैं। फर्स्ट टू क्वेश्चंस जे ABBA rhyming pattern and the sisters use the two track in of CDE और CDE। तो ये आप ध्यान रखें, यहां से आप इसको नोट कर सकते हैं। एम्बिक पेंटामीटर है और कुछ नहीं इसमें। चलिए अब चलते हैं सीधे अपने टॉपिक पे। तो जितना पढ़ाया इसमें से कुछ समझ में आया? हाँ सर, समझ में आ गया है और इसको पढ़ लेंगे सर। हाँ, इसको एक जी हेलो, कोई कुछ कह रहा है? नो सर। अच्छा अच्छा, चलिए अब यहां पर कहते हैं कि व्हेन आई कंसिडर्ड हाउ माई लाइट इज स्पेंड, व्हेन आई कंसिडर्ड हाउ माई लाइट इज स्पेंड, व्हेन आई कंसिडर्ड, जब इनको इस चीज का ज्ञात होता है कि हाउ माई लाइट, जो इनकी लाइट है, ठीक, हाउ माई लाइट। तो यहां पर हमें ये क्वेश्चन नोट करने की, जो इनकी पहली लाइन है, फर्स्ट लाइन है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। पोएम की पहली लाइन और लास्ट की लाइन ये इंपॉर्टेंट दोनों इसलिए हैं, कभी कभी पूछ देते हैं कि इसकी स्टार्टिंग की लाइन पूछ लेते हैं कि किस लाइन से स्टार्ट किया गया। अच्छा, ऑन इज ब्लाइंडनेस की अगर टाइटल पूछता है तो टाइटल भी इसका यही होगा कि व्हेन आई कंसिडर्ड हाउ माई लाइट इज स्पेंड। जो इनका टाइटल भी पूछ लेते हैं कि इसका टाइटल क्या है, तो यही होगा इसमें। When I considered how my light is spent, जब इनको महसूस होता है कि हाउ माई लाइट, उनकी जो लाइट है, यानी लाइट का मतलब आई साइट की बात करते हैं, इज स्पेंड, कि जब उनको महसूस होता है कि उनकी जो लाइट है, यानी आंखों की रोशनी है, इज स्पेंड, वो चली गई है। इरा ऑफ माई डेज, इरा
इरा का मतलब यहाँ पे क्या है? इरा का मतलब उनके जीवन काल से है, यानी एज, एज की बात करते हैं। इरा ऑफ माई डेज, हाफ माई डेज यानी आधा जीवन उनका बीत चुका है और आधा जीवन उनका बीतना बकाया है। फिर इन दिस डार्क वर्ड एंड वाइड, अब एक चीज हमें समझने की जरूरत है कि कह रहे हैं कि इन दिस डार्क वर्ड एंड वाइड, जिस संसार है इतना डार्क, डार्क क्यों लगेगा इन्हें? सर ब्लाइंड हो गए हैं तो अब तो उन्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, हाँ डार्क हाँ, दिखाई दे बिल्कुल रहा है। सही बात। जब इनकी आई साइट नहीं रही है तो इनके लिए तो सारा वर्ड जो है डार्क ही हो गया है। एंड वाइट, इतने बड़े संसार में बगैर, विदाउट आई साइट के कैसे अब इनका आधा जीवन व्यतीत होगा? आधा जीवन तो इन्होंने व्यतीत गया। तो आधे जीवन की बात करते हैं, इसीलिए ये परेशान है। एंड दैट वन टैलेंट, अब यहां पर जो करते हैं एट दैट वन टैलेंट, यहां पर किस टैलेंट की बात करते हैं? पोएट, पोएट हमारा किस टैलेंट की बात करता है? पोएटिक टैलेंट, जो उन्हें लिखने पोएटिक का जो टैलेंट की मिला बात हुआ करता है, था। पोएटिक टैलेंट की बात करता है कि जो उससे पोएटिक टैलेंट दिया है, अब इसका यूज हम कैसे कर पाएंगे? हमारी जो आई साइट जो है ये चली गई है। वन मिनट जरा डार्क वर्ड एंड वाइट, इस बहुत बड़े संसार में जब इनकी लाइट नहीं रही तो इनके लिए डार्क हो गया, और इस संसार में वो सोच रहे हैं कि ग्रिफ से परेशान है, अपने ग्रिफ से परेशान है, यानी अपने आप परेशान हो रहे हैं, दुख हो रहे हैं, क्योंकि जो उनका टैलेंट भी है वो क्या होगा, उसका क्या होगा? जो गॉड ने मुझे टैलेंट दिया है हम उसका उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। तो इसके लिए वो जो पोएट है हमारे परेशान है। विच इज डेथ टू हेड लॉक्ड विद माई यूजलेस। अब क्या होगा कि जो हमारा टैलेंट दिया है, कौन सा पोएटिक टैलेंट दिया है, पोएट्री लिखने का टैलेंट, गॉड गिफ्ट जो हमें मिला है, उसका हम उपयोग कैसे करेंगे? विच इज द डेथ टू हिट, वो मेरे मृत्यु के साथ छुप जाएगा, यानी जब हम ही नहीं रहेंगे तो हमारे पोएटिक टैलेंट को कोई उपयोग नहीं हो पाएगा, यानी जब हम डेथ हो जाएंगे तो वो भी हमारे साथ चला जाएगा। लॉक्ड विद मी यूजलेस, और जो है ये यूजलेस हो जाएगा। पोएटिक टैलेंट है जिनका यूजलेस हो जाएगा। थ्रो माई सोल, और उनकी आत्मा जो है वो क्या कहती है? थ्रो माई सोल मोर बेंट, तो उनकी आत्मा फिर भी इसके लिए मानने को तैयार नहीं है। सो सर देयर विद माई मार्क मेक, जो गॉड ने मुझे बनाया हुआ है, ठीक, जो गॉड ने उनको टैलेंट दिया है, इसके बारे में वो बात कर रहे हैं कि इसका जो टैलेंट है वो यूजलेस हो जाएगा, क्योंकि वे अपने में उसको अनेबल पाते हैं, उसको कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं। ठीक, जो पोएम के लिए उनके टैलेंट मिला है, पोएटिक टैलेंट है, वो उनके ब्लाइंडनेस की वजह से वो कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन अगले ही मोमेंट में वो क्या कहते हैं, जो उनकी आत्मा है फिर भी इसको मानने को तैयार नहीं। टू सर्व द देयर विद माई मेकर, यानी जो मेकर यहां पर गॉड के लिए आ जाओ, ठीक, एंड प्रेजेंट ऑफ माई ट्रू अकाउंट, जब हम जाएंगे गॉड के पास, ठीक है, जब हम गॉड के पास जाएंगे तब अपना जो ट्रू अकाउंट है, ट्रू अकाउंट का मतलब लेखा जोखा, लेखा जोखा का मतलब है क्या? भाई यहाँ पे ट्रू अकाउंट का मतलब क्या है भाई? सर उसके वर्क्स का उन्होंने जिंदगी में सर बताया जाता किया है। है कुछ भी, जो कुछ भी। हाँ, उसके, उनकी लाइफ में उन्होंने कुछ नहीं कर पाए इसका, या जो लाइफ में उन्होंने किया है इसका जब वो
ट्रू अकाउंट वहां पर यानी अपना लेखा जोखा यानी जो अपने जीवन में किया है इसकी बात को लेकर परेशान है कि जब हम गॉड के पास जाएंगे उसके सामने तो हम क्या बताएंगे कि जो आपने टैलेंट दिया है हमने उसका उपयोग कैसे किया या नहीं किया, इस बात को लेकर वो परेशान है। लास्ट इज रिटर्निंग चिट, और कहीं ऐसा न हो जाए लास्ट में इसके लिए मुझे चिड़ मीन्स डांट डांट फटकारे, लगे। गॉड हमारे हमें इसके बदले में डांटे फटकारे ना कहीं, तो इस बात को वो लेकर परेशान है। गॉड एक्सेप्ट डे इन लेबर, अब क्या करते हैं गॉड गॉड एक्सेप्ट डे एंड लेबर लाइट इन डे नाइट। अब क्या करते हैं कि जो गॉड हैं अब वो फिर अपने मन में विचार करते हैं कि जो गॉड हैं, ठीक है, वो किसी के मैन वर्क की आवश्यकता नहीं है, यानी वो ये नहीं कहते हैं कि जो डे नाइट उनको वर्क किया इसके लिए किसी भी व्यक्ति की आवश्यकता नहीं है, जो व्यक्ति वर्क करता है उसकी आवश्यकता नहीं है, और ना तो उसके द्वारा दिए गए गिफ्ट की जो मनुष्यों के द्वारा दिए जाते हैं। आई फॉन्डली आस्क, फिर वो अपने मन में विचार करता है, ठीक, आई फॉन्डली आस्क मतलब यहाँ पर फुलिश से लिया गया, यानी फुलिश का मतलब फिर से वो अपने में विचार करता है, बट पेशेंस, लेकिन फिर रुक जाता है, यानी जो कुछ कहना चाहता है गॉड से कुछ कहना तो चाहता है बट क्या है ये रुक जाता है, रोक लेता है। कौन? पेशेंस। पेशेंस यहाँ पर, अच्छा पेशेंस में यहाँ पर फिगर ऑफ स्पीच है, बता सकता है कोई? सर पर्सोनिफिकेशन। हाँ पर्सोनिफिकेशन भी है और मेटाफोर भी है इसमें, लेकिन पेशेंस ये यहाँ पर पर्सनिफिकेशन ज्यादा सुटेबल लग रहा। और अब क्या करता है पेशेंस, और उसको जो उसका धैर्य है वो रोक लेता है। दैट मर्मर सून रिप्लाई, और अब यहाँ पे एक शब्द आया मर्मर, मर्मर में भी फिगर ऑफ स्पीच है। ओनोमेटोपी सर। मर्मर में सर सही बता रहे हैं, साउंड आ रही है। अब क्या करते हैं कि अब जो वहां पर है फिर से उनके अंदर से आवाज आती है, दैट मर्मर, अचानक वो धीरे से बोलने लगते हैं, सून रिप्लाइज, और वो गॉड से फिर रिप्लाई करते हैं कि गॉड डॉट नॉट नीड आइदर मैन्स वर्क ऑफ हिज गिफ्ट। अब यहाँ पे कहते हैं कि गॉड जो है किसी भी मनुष्य के वर्क की उपेक्षा नहीं करता, यानी वो ये नहीं कहता है कि मनुष्य का जो वर्क की उपेक्षा नहीं करता, उसको किसी भी मनुष्य के वर्क की ना तो आवश्यकता है ना तो उसके द्वारा गिफ्ट की। हु द बेस्ट वेयर ऑफ मिल्क ऑफ, जैसे कि बेस्ट वेयर ऑफ मिल्क ऑफ योग। अब क्या करता है कि जैसे जॉय और सारो फुल, यानी दोनों में क्या करता है कि मैन जो है, मैन नहीं मनुष्य द ट्रू वर्शिपर होते हैं, ट्रू वर्शिपर हु द नेवर कंप्लेंड अगेंस्ट गॉड। समझ में आया? जो ट्रू वर्शिपर होते हैं, अब गॉड से ये कह रहा कि गॉड जो है किसी भी मनुष्य के कार्य की उपेक्षा नहीं करता, ना तो उसको चाहिए, लेकिन जो ट्रू होते हैं, ट्रू वर्शिपर सच्चे होते हैं, वो क्या करते हैं, नेवर कंप्लेंट अगेंस्ट द गॉड, यानी भगवान के खिलाफ कभी भी अगेंस्ट कोई भी कंप्लेंट नहीं करते हैं, और वो सब कुछ सहते हैं किसके अनुसार, ओक ट्री के अनुसार, और ओक जो ओक है उसके अनुसार जॉय एंड सारो, दुख और सुख में सह लेते हैं। दे आर सर्व एंड बेस्ट, वही अच्छे कौन होते हैं, बेस्ट होते हैं, यानी वर्शिपर होते हैं गॉड के। ही द स्टेट ऑफ किंग्स, अब यहाँ पे जो गॉड के लिए बताया गया, यहाँ पर गॉड की बात कर रहा है, ही द स्टेट इज
किंगली, उस जो गॉड हैं उनकी जो स्टेट यानी पोजीशन है वो राजाओं से भी ऊपर है, यानी राजाओं के राजा हैं। थाउजेंड्स आर द बिल्डिंग्स स्पीड एंड पोस्ट लैंड एंड ओशियंस विदाउट रेस्ट, जैसे कि वो अपने कार्य को करते रहते हैं, कैसे जैसे जैसे ओशियन यानी समुद्र और इस वो विदाउट रेस्ट किए हुए अपना वर्क करते रहते हैं। वैसे ही जैसे ओशियन यानी समुद्र अपना बगैर रुके हुए वर्क करता रहता है, वैसे ही गॉड के जो थाउजेंड्स एंजल हैं वो ऑलवेज वर्क करते रहते हैं। जो यानी गॉड की एक कमांड पर जो एंजल्स हैं उनके वर्क करते रहते हैं, कैसे कि जैसे ओशियन से यानी समुद्र है अपना दिन भर कल 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 की साउंड से चलता रहता है, हिज विदाउट रेस्टिंग, वैसे ही उनके गॉड के जो देवदूत हैं वो हमेशा वर्क करते रहते हैं और कभी भी गॉड से कोई उपेक्षा नहीं करते, वो निस्वार्थ करते रहते हैं। एंड दे आल्सो सर्व, और उनसे ज्यादा देशभक्त वो हैं, यानी वो भी उनके सच्चे वर्शिपर हैं। कौन? हु ओनली स्टैंड एंड वेट, जो सिर्फ खड़े रहते हैं और अपनी वारी का इंतजार करते रहते हैं कि कभी गॉड की सेवा में हमें भी मौका मिले। तो ये थी पोयम, और इसका अगर